हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 21 नवंबर 2023 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को जरूर से देखिएगा। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने कवर आपको करवाए हैं। क्लियर है। और इनकी जो पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर देते हैं, आप सभी को बताइए। इससे पहले की जितनी भी पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया टेलीग्राम को तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है। और जिन लोगों को लिंक से क्लिक होकर रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है टेलीग्राम पर, तो उनसे हम कहना चाहेंगे आप टेलीग्राम पर ही रॉयल स्टडी सर्च कर लीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा। क्लियर है गाइज। आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक और 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पर वो आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके और करंट अफेयर का आज का। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? क्लियर है। और आपका सही जवाब रहेगा अमेरिकी संविधान। उपराष्ट्रपति का जो पद है ये अमेरिकी संविधान से बेसिकली लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और ये जो पद है अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की कुछ बदलावों के साथ अनुकृति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 यानी 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। और संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 में उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और हटाने से जुड़ी जानकारी दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर अनुच्छेद 63 से लेकर 73 तक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में मिलता है डिटेल। क्लियर है। और भारत के उपराष्ट्रपति देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। क्लियर है। राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। तो इनसे जुड़ी जो डिटेल है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। और गाइज हम आपको बता दें, हमने 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 12 जो शिफ्ट हुई है उससे के 400 क्वेश्चंस की एक वीडियो दे दी है आपको। सभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाली, अगर उसका पीडीएफ भी हमने टेलीग्राम पर डाल दिया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देख कर जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपके रिपीट हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, व्यास और सतलज नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो व्यास और सतलज नदियों का जो संगम होता है ये हरिके आर्द्रभूमि में होता है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आपका मिल चुका होगा आपको कि हरिके आर्द्रभूमि में सतलज और व्यास नदियों का संगम होता है। इस तरह से कुछ आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया होगा, या फिर ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। क्लियर है। तो आप देख लीजिएगा, इसी तरह का आपको क्वेश्चन मिला था। हरिके में व्यास और सतलज नदियां मिलती हैं। इन दोनों नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया था और इस बैराज से सिंचाई नहरों से में पानी पहुंचाया जाता है। व्यास और सतलुज नदियों का संगम हरिके आर्द्रभूमि में होता है। ये पॉइंट आप स्पेशली नोट डाउन करके रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं। व्यास नदी पंजाब राज्य में प्रवेश करती है और लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हरिके में सतलज जो नदी है इसमें मिलती है। व्यास नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु जो नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो चिनाब, झीलम, रावी, ब्यास और सतलज, ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो इनको आप एक नज़र देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, देखिए मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ये हम जो डिटेल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इतनी मेहनत से आपके लिए लेकर आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन की डिटेल हम आपको कवर करवा रहे हैं। ये ऐसे ही हम आपके लिए लेकर नहीं आ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ रीज़न है। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ से आपके डायरेक्टली सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आ रहे हैं। अब तक आपने देखा अनुच्छेद से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वो इसी डिटेल से आ रहे हैं। बाकी और भी जो क्वेश्चंस लगातार आपके रिपीट हो रहे हैं वो इसी डिटेल से आ रहे हैं। तो इस डिटेल को और एक्स्ट्रा फैक्ट को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, इसको पढ़कर जाए एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से आपके बन रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है, सेबी में ई का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब रहेगा सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें ई का पूछा है तो ई का आप बता दीजिएगा, एक्सचेंज ई का फुल फॉर्म होता है। बाकी पूरा आप याद रखिएगा सेबी का। इसमें से अगर बी का पूछा जाए, ई का, आई का या एस का, तो आप सबका याद आपका होना चाहिए। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। यहाँ वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई के बांद्रा कुर्ला समूह के व्यावसायिक जिले में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, 4 जगह पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलते हैं। सेबी की अगर अपन बात करें इसका मूल काम क्या है, तो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना इसका मुख्य काम है। प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और वे नियमित करना इसके मुख्य कार्य है सेबी के। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 32 का। और गाइज एक और चीज आप याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की
हृदय और आत्मा किसे बताया है, तो इसे ही बताया है अनुच्छेद 32 को। ये पॉइंट स्पेशली याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी अभी पूछा जा चुका है, एग्जाम स्टार्ट हुई थी तभी। यहाँ एक नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है और इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। याचिकाओं के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो फाहियान जो आया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान, जिसे फाहियान या फायान इन सभी नामों में से जो भी आपको मिला हो, ये इन्हीं का नाम है फाहियान का, इनके नाम से जाना जाता है। एक चीनी यात्री थे, फाहियान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत ये आए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की थी। तो इतना सारा याप आप याद रखिएगा, ये जितने भी विदेशी भारत आए थे इनसे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है। ये सेकंड शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में भी वापस से आपका रिपीट हुआ है। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है, सही जवाब रहेगा कुचिपुड़ी। वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। क्लियर है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उन्होंने कला के रूप को परिष्कृत किया, इसे नाट्यशास्त्र के मानकों के करीब लाया और इसे एक नया परिप्रेक्ष्य दिया और नाट्यशास्त्र के नए तत्वों यानी चरी पैरों की गति को पेश किया इन्होंने। साथ ही 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत भी इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक 2027 कहाँ पर होंगे, इस तरह से हमें बताया है, बट एग्जैक्ट ये नहीं है, इस तरह से 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होगा। क्लियर है। तो लॉस एंजल्स में होगा, कहाँ पर, 2028 में होगा, ना कि 27 में। तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होगा ये 2028 में होगा और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजल्स करेगा। इस ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। क्लियर है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। क्रिकेट की वापसी कहाँ कब से होगी, कौन से ओलंपिक से होगी, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से। साथ ही बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस, सिक्स और स्केच जैसे खेल भी इसमें शामिल होंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की बात करें तो ये पेरिस में आयोजित होने वाले हैं। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी लॉस एंजल्स करेगा। 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में ये होगा। तो इतना आप देख लीजिएगा, 24, 28 और 32। क्लियर है, याद रखिएगा इनके बारे में। इसके अलावा 2027 में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल यानी SEA ये जो होंगे मलेशिया में होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, PV सिंधु को कोई सा पदक था, कब मिला था, इस तरह से कोई आपको दे रखा था क्वेश्चन। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया, बट डिटेल हमने पूरी डाल दी है इनसे रिलेटेड, जितने भी पदक इनको मिले हैं आप देख कर जाए। PV सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली और एकमात्र भारतीय है। ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्तिगत एथलीट भी ये है। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में कांस्य पदक इन्होंने जीता था PV सिंधु ने। 2014 विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। इसके अलावा 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला एकल में रजत पदक जीता। 2017 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में रजत पदक अपने नाम इन्होंने किया था। साथ ही 2018 की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों में एकल में रजत और मिश्रित टीम बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लियर है। साथ ही 2018 में ही एशियाई खेलों में रजत पदक, 2018 में ही उबर कप में 2 कांस्य इन्होंने जीते थे और इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो ये सारे इनके पदक है, इन्हीं में से एक पूछा गया था। क्लियर है। तो आप देख कर क्लिक कर लीजिएगा कौन सा आपका आया था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर आप देख लीजिएगा। देखिए 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, रिक्तिस्थान यह कौन से मौलिक कर्तव्य में आता है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था। तो गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस उर्फ बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। फतेहपुर सीकरी के देखिए फतेहपुर सीकरी में मचान प्रवेश द्वार को महान मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में बनवाया था। तो ये आप डेट याद रखिएगा 1573, क्योंकि कई बार आपका पूछा जाता है कब बनवाया था। और अकबर ने बनवाया था, कहाँ पर बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का, और यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण भी
देखने को मिलता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किसने लिखी? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई। अब रेहान अल बरूनी एक ईरानी विद्वान थे, उन्होंने किताबुल हिंद पुस्तक की रचना की। क्लियर है? अल बरूनी जो है, अबू रहमान बरूनी इनका पूरा नाम है, एक फारसी विद्वान था। यहाँ पर आपको ईरानी दे रखा है, अल बरूनी याद रखिएगा। और जो 1017 में गजनी के महमूद के साथ भारत आया था, उन्होंने भारत विद्या, हिंदू धार्मिक मान्यता, रीति रिवाजों और सामाजिक संगठन पर टिप्पणी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो मिनांडर को बौद्ध धर्म में नागसेन के द्वारा या नागासेन के द्वारा नागासेन ने परिवर्तित किया था। भारत पर शासन करने वाला सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर, जो अपने न्याय और अपनी प्रजा के बीच लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। मिनांडर एक भारतीय यूनानी राजा था जिसे नागासेन ने बौद्ध धर्म पर परिवर्तित कर दिया था। मिनांडर को विभिन्न पाली ग्रंथों में मिनाद्र या मिलिंडा के रूप में भी जाना जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया, 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब रहेगा सऊदी अरब। देखिए, एशियाई फुटबॉल परिसंघ जिसको AFC बोलते हैं, इसने घोषणा की है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब इसने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 के एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है। क्लियर है? और यह जो निर्णय है बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं जो कांग्रेस है इसके कार्य के दौरान हुआ था। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो आगामी प्रतियोगिता जितनी भी है सारी आप देख कर जाए। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है गाइस आपसे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलायत कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? इस तरह का ये क्वेश्चन आपसे बना है। तो कोलायत जो है राजस्थान का प्रसिद्ध उत्सव है। कोलायत मेला राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होता है और ये जो मेला है हर साल अक्टूबर और नवंबर में आयोजित होता है। इसे कपिल मुनि मेला के नाम से भी जाना जाता है। कोलायत मेला बीकानेर के कोलायत नामक स्थान पर होता है। क्लियर है? और यह बीकानेर के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक माना जाता है। इस मेले के दौरान बहुत सारा व्यापार होता है क्योंकि पशुपालक और किसान व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरमीत बाबा कहाँ से हैं जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा पंजाब से। पंजाब से गुरमीत बाबा कहाँ से हैं जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पंजाब आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, गुरमीत बाबा जो है, गुरमीत बाबा एक पंजाबी लोक गायिका है। कौन है? गुरमीत बाबा एक पंजाबी लोक गायिका है। उन्हें लंबी हेक की मालिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुरमीत बाबा को और किस नाम से जाना जाता है? लंबी हेक की मलिका इनको बोला जाता है और उन्होंने लोक वाद्य यंत्रों को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। साल 2022 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा जो निकल कर रहा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है गोवा का किला, और ये क्वेश्चन हमें पूरा नहीं मिल पाया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था ये नहीं मिल पाया, बाकी ये मिला है कि गोवा का किला से क्वेश्चन बना था। तो हमने सारे किले डाल दिए जितने भी गोवा के हैं। चपोरा का किला, चपोरा किला, काबो किला, अगु आडा किला, कोरजेम किला, तेरेकोहोल किला, रीस गेमोस किला, रीस मेगोस किला और मोरमुगांव किला, ये सभी जो किले हैं ये गोवा के हैं। इनमें से एक आपको मिला था, आई थिंक आप सभी ने क्लिक कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है? सही जवाब रहेगा भरतनाट्यम से। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध भरतनाट्यम से है। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई एक तमिल विद्वानी थी और उनका जो जन्म हुआ 6 अप्रैल 1815 को तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में हुआ था। 1 फरवरी 1876 को अंतिम सांस इन्होंने ली थी। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई एक शिक्षक भी थी और उन्होंने कई छात्रों को तमिल साहित्य में प्रशिक्षित किया था। वहाँ यूवी स्वामीनाथन अय्यर की शिक्षिका थी। तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन पॉइंट को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? गाइस आपका अब स्पोर्ट्स वाला जो सिनेरियोज है, स्पोर्ट्स का वेटेज भी अब आपको देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ये दिनों दिन अब बढ़ते जा रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो आप स्पोर्ट्स पर अच्छी खासी कमांड करके रखिएगा। महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? 1900 में लिया था। देखिए महिलाओं ने पहली बार 1900 में ओलंपिक में भाग लिया था और पेरिस में आयोजित 1900 के पहले ओलंपिक जो था पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। तो पेरिस में आयोजित 1900 के ओलंपिक में 22 महिलाओं ने 5 खेलों में प्रतिस्पर्धा की थी। ये खेल थे टेनिस, नौकायान, क्रिकेट, घुड़सवारी और गोल्फ। ओलंपिक की शासन इकाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? माँ देवी पंपा देवी के नाम पर हम्पी शहर का नाम रखा गया है। हम्पी शहर का नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर रखा गया है। हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवी या हिंदू देवता पंपा देवी पार्वती का दूसरा नाम है। इनके नाम पर पंपा क्षेत्र कहा जाता था। तुंगभद्रा नदी के कारण या तुंगभद्रा नदी के पुराने नाम पंपा से लिया गया था, इसीलिए हम्पी का जो नाम है, हम्पी नाम कन्नड़ नाम हम्पे का अंग्रेजी संस्करण है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस लिए इसको हम्पी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा हिंदुस्तानी संगीत गायक है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी गायक के गायन के ख्याल रूप के साथ साथ भक्ति संगीत के अपने लोकप्रिय गायन के लिए स्पेशली जाने जाते हैं। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की परंपरा से ताल्लुक रखते हैं। तो अगर आपसे पूछे जाए कि पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से है, तो किराना घराने से है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने सामचार्य जोशी के से गायन और हारमोनियम का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जोशी ने उस्ताद अब्दुल करीम खान को सुना और उनकी तरह गाने का फैसला किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जीएसटी किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 279A। क्लियर है? आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, भारतीय संविधान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से जुड़ा अनुच्छेद 279A है। क्लियर है? और यह अनुच्छेद 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी में जो संशोधन किया गया था, किस संशोधन में आता है जीएसटी, तो 101वें संशोधन से संबंधित है। अगर पूछा जाए आर्टिकल, तो 279A से संबंधित रहेगा। और इस संशोधन ने देश में एक नई कर व्यवस्था की शुरुआत की थी। अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। क्लियर है? यहाँ एक संवैधानिक इकाई है और इस परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है। और ये क्या है? भारत का मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है? ये क्या है? देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना भारत का मौलिक कर्तव्य है, भारत के संविधान का मौलिक कर्तव्य है। तो यह अनुच्छेद 51A में है। देखिए, हमने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं 1976 से, यानी कि मौलिक कर्तव्यों से कुल मिलाकर। क्लियर है? तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में एक नया भाग यानी भाग 4A जोड़ा और अनुच्छेद 51 के नीचे एक नया अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को बेसिकली शामिल इसमें किया गया है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य देश के सामने एक आचार संहिता रखना था जिसका पालन करने की अपेक्षा नागरिकों से की जाती है। मौलिक कर्तव्यों को तत्कालीन सोवियत संघ से लिया गया था। क्लियर है? तो ये भी आप याद रखिएगा कहां से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी। क्लियर है? दादा भाई नौरोजी ने 1 अक्टूबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना में भारतीयों और सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों ने मदद की थी। संगठन का उद्देश्य क्या था? इस संगठन का उद्देश्य था सार्वजनिक हितों और भारतीयों के कल्याण को बढ़ावा देना, ब्रिटिश जनता को भारत के बारे में सही जानकारी देना, ब्रिटिश प्रेस में भारतीय शिकायतों की आवाज़ उठाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब मिला था? सही जवाब रहेगा 2016 में। दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से 2016 में सम्मानित किया गया था। दीपा कर्माकर स्पेशली याद रखिएगा, ये एक जिम्नास्ट थी। क्लियर है? वहाँ ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। दीपा कर्माकर तुर्की में विश्व चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय जिम्नास्ट है और दीपा कर्माकर को 2015 में खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था। तो ये सारे रिकॉर्ड दीपा कर्माकर के नाम है, आप देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा जनसंख्या घनत्व। तो इस तरह का क्वेश्चन था, ये एग्जैक्ट हमें पूरा नहीं मिल पाया है, बट यहाँ पर हो सकता है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, है ना। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? इस तरह से हो सकता है आपका पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्तियों के साथ में जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। क्लियर है? 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ जनसंख्या घनत्व में दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में यह 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसी तरह का क्वेश्चन आपसे ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उद्योगों को बढ़ावा नहीं देता? इस तरह से क्वेश्चन था, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, या क्वेश्चन इसी तरह से होगा तो फिर ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं होता है? यानी कि निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं होता है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि, ये कोई भी टारगेट नहीं होता है पंचवर्षीय योजनाओं का। क्लियर है? तो योजना बताती है कि किसी राष्ट्र के संसाधनों का इष्टतम उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। इसके कुछ सामान्य लक्षणों के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य भी होने चाहिए जिन्हें एक निश्चित समयावधि के भीतर प्राप्त किया जाना होता है। भारत में योजना
योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती हैं और उन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। हमने इस व्यवस्था भूतपूर्व सोवियत संघ से लिया था, जो कि राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी था। क्लियर है? तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। बाकी जितने भी पूरे क्वेश्चन हमें मिले हैं सारे के सारे हमने आपको एज इट इज़ बताने में आपकी हेल्प की है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर रहे हैं। और गाइज यहाँ पर हम पूरे क्वेश्चंस की डिटेल भी आपको दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल पाए। कंप्यूटर की अब बात करते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, फाइल में सेव एज कहाँ होता है? तो फाइल मेन्यू में जाकर होता है कंप्यूटर में सेव एज। माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चंस बना है, 365 क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। इनमें से वर्ड 365 से क्वेश्चंस बन रहा है, एक्सेल 365 से भी क्वेश्चन आपका बन रहा है। क्लियर है? तो इनको आप देख कर जाएं, लगातार क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं और शॉर्टकट की से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है? तो देख के जरूर से आप जाएं। मैथ्स में बात करें, परसेंटेज से क्वेश्चंस बना है, बोर्ड मास से आपका क्वेश्चन पूछा गया है और औसत यानी एवरेज से भी आपका क्वेश्चंस बना है। तो ये मैथ्स के टॉपिक हमें मिले थे। साथ ही रीजनिंग के टॉपिक भी आपको हम बता देते हैं, कुछ टॉपिक जो मिले हैं हमें। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन सब बना है, कोडिंग आप याद रखिएगा। फिगर काउंटिंग से क्वेश्चंस बना, सिटिंग अरेंजमेंट जो कि डेली बेसिस पर आपके पूछे जा रहे हैं। आई थिंक अब तक आपने अच्छी खासी कमांड भी इन पर कर ली होगी, है ना। तो पूरा हमने बता दिया आपको किस तरह से जितना भी हमें मिला है सारा का सारा हमने आपको बता दिया है कि कहाँ से किस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर आगे करनी है। गाइज यहाँ पर हमने फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और ये थर्ड शिफ्ट का यानी कि आज का तीनों शिफ्टों का एनालिसिस आपको कवर करवाया है। और इसको तीनों शिफ्ट का एनालिसिस अगर आपने देखा है तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि पैटर्न का लेवल अब किस तरफ जा रहा है, किस तरह से और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है? तो आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर है? आप आगे से उसी हिसाब से आगे की तैयारी कंटिन्यू करिएगा। और इसकी पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं करके रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस? साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।